रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस की हैं, लाइक वी हैव डिस्कस्ड मेटालिक कैरेक्टर, उसके बाद हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस। आज हम बाकी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हम इसमें प्रॉपर्टी अब पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, दैट इज आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, इससे पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में हमने कहा था जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जब हम आते हैं किसी गिवन ट्रांजिशन सीरीज में, उस गिवन ट्रांजिशन सीरीज में जो एटॉमिक रेडियस है वो जनरली डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जनरली वो डिक्रीज हो जाता है। फिर हमने कहा था वो डिक्रीज मतलब कहीं पे उसमें वेरिएशन कम आती है, कहीं पे वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, फिर लास्ट पे थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। उसके रीजंस हमने पढ़े वहां पे। अब जो आयोनिक रेडियस है, आयोनिक रेडियस ट्रांजिशन सीरीज में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आयोन्स होते हैं उनमें क्या ट्रेंड होती है, उनमें क्या वेरिएशन आती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक गिवन ट्रांजिशन सीरीज में। इसमें आप याद रखोगे जब हम आते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम आते हैं किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आप याद रखोगे जो आयोनिक रेडियस है वो जनरली डिक्रीज हो जाता है। सो इट डिक्रीजेस, आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट to right, from left to right in a transition series, in a transition series। जब आप ट्रांजिशन सीरीज में आओगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका रीजन क्या है, रीजन आपको पता है, इसका रीजन है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। बिकॉज जब हम आएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा होगा, मीनस साइज क्या होगा, कम। अब इसमें हम देखेंगे सपोज हमारे पास वी हैव स्कैंडियम 2+, टाइटेनियम 2+, फिर हमारे पास है वेनेडियम 2+, ऐसे हमारे पास है क्रोमियम 2+, फिर है मैंगनीज 2+, उसके बाद ऐसे आयरन 2+। फिर तो मैं इनमें आपको याद रखना होगा, आयरन के बाद वी हैव कोबाल्ट, ठीक है, वी हैव निकल, वी हैव कॉपर। तो इसमें ट्रेंड जनरल है। इसमें जब आप आओगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो आयोनिक रेडियस है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, इट डिक्रीज, ठीक है। मगर इसमें आप एक चीज याद रखो कि यहाँ पे जो चार्ज है इनकी ये क्या है, यहाँ पे सेम, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है। सो अगर आप वहां पे देखोगे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी डिफरेंट एलिमेंट्स की, एक ट्रांजिशन सीरीज में डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के आयोन्स होंगे, मगर उनकी जो चार्ज है वहां पे, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम है। तो उसमें आपको याद रखना है वो हमेशा क्या होता है, डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद अब अगर हम लेंगे एक ही एलिमेंट के हम लेंगे डिफरेंट आयोन्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लाइक हमारे पास ये है, ठीक है, सपोज हमारे पास है आयरन 2+ और हमारे पास है Fe3+, ठीक है। वी हैव टू आयोन्स ऑफ सेम एलिमेंट, इट इज Fe in +2 स्टेट, इट इज Fe in +3 स्टेट। तो इसमें क्या ट्रेंड होती है, इसमें क्या आप याद रखोगे, वो ये है कि जो इनका जो आयोनिक रेडियस है ऑब्वियसली सेम तो नहीं है, वो इनमें आयोनिक रेडियस में किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। इसमें आप याद रखोगे जितना चार्ज ज्यादा होती है किसी आयोन की, जितना चार्ज ज्यादा होती है उतना जो आयोनिक रेडियस है वो कम होता है, जितना चार्ज ज्यादा होती है उतना रेडियस क्या होता है, कम। सो जो यहाँ पे साइज होगा, साइज इसमें यहाँ पे चार्ज कम है, इसका साइज क्या होगा, ज्यादा। इसकी चार्ज ज्यादा है, उसका साइज क्या होगा, कम। सो हम यहाँ पे लिखेंगे आयोनिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स with different oxidation state, with different oxidation state, with different oxidation state decreases with charge, ionic radius of rather same elements, मीन्स जो सेम एलिमेंट्स के आयोन्स होंगे वहां पे उनका जो रेडियस है, जितना हम लिखते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज विद चार्ज, मीन्स जितनी चार्ज ज्यादा होगी उतना साइज क्या होगा, कम, जितनी चार्ज कम होगी उतना साइज क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे, लाइक हमारे पास है CO2+, हमारे पास है CO3+, ठीक है। अब ये कोबाल्ट है 2+ स्टेट में, कोबाल्ट है 3+ स्टेट में। तो आपको पता है यहाँ पे चार्ज जो है वो ज्यादा है, मीन्स का साइज क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे जो चार्ज है वो कम है, मीन्स का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे होगा ये। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है, इसमें आपने पढ़ा है वो कि जो यहाँ पे आपके पास आयरन, अगर हम बात करेंगे आयरन के केस में वी हैव 26 प्रोटॉन्स, ठीक है, 26 प्रोटॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इट इज ओनली 24 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। इस केस में वी हैव 26 प्रोटॉन्स
बट इलेक्ट्रॉन्स ओनली 23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जहां पे प्रोटॉन ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मीन्स वहां पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या होता है, ज्यादा होता है। आपको पता है जब यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है मगर इलेक्ट्रॉन इससे क्या है, ज्यादा। यहाँ पे 26 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करते हैं 24 इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे 26 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करते हैं ओनली 23 इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कुछ ज्यादा ही होगा, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करते हैं कौन, कम इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसकी वजह से वहां पे साइज क्या होता है, कम होता है। सो आप हमेशा के लिए याद रखोगे जब चार्ज ज्यादा होगी साइज उतना क्या होता है, कम। रीजन है बिकॉज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases, effective nuclear charge increases as positive charge, as positive charge, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे as oxidation state increases, ठीक है। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी, जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगी, उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा। उसकी वजह से साइज क्या होता है, साइज वहां पे कम होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपको आयोनिक रेडियस। पहले तो आपने देखा इन ए गिवन सीरीज, गिवन सीरीज में आप याद रखोगे वो डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद अगर एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आयोन्स होंगे तो वहां पे आप याद रखोगे जितना चार्ज ज्यादा होगी साइज क्या होगा, उतना ही कम। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयोनिक रेडियस। इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इट इज एन इमेजिनरी चार्ज दैट अपीयर्स ऑन एन atom when all other atoms are removed from it in the form of ions। मीन्स एक एटम जो है उस पे जो इमेजिनरी चार्ज आ जाती है, जब आप बाकी एटम्स को वहां पे रिमूव करोगे इन द फॉर्म ऑफ आयन, दैट इज कॉल्ड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब ये आपने पढ़ा है 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में। अब यहाँ पे जो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट है ये हम पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें आप याद रखोगे एक बात, पहला पॉइंट जो है दैट इज जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब बहुत कम एलिमेंट्स को छोड़ के, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे हैव अ टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखोगे यहाँ पे दैट इज मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, most of the transition elements, most of the transition elements show variable oxidation state, show variable oxidation states, ठीक है। पहला पॉइंट है यहाँ पे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स हैं, मेजॉरिटी मतलब बहुत कम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ये नहीं दिखाते हैं, अदरवाइज मतलब आप देखोगे वहां पे जनरली बहुत सारे एलिमेंट्स क्या है जो क्या दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल का मतलब है एक से ज्यादा, मींस आप देखते हो एग्जांपल, सपोज हमारे पास है आयरन, ठीक है, आयरन दिखाता है 2+B, आयरन दिखाता है 3+B, ठीक। हमारे पास है कॉपर, ये दिखाता है 1+B, ये दिखाता है 2+B, ठीक। हमारे पास है ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स, हमारे पास है मैंगनीज, ये दिखाता है 4+B, ये दिखाता है 7+B, ठीक है। तो ये आप डिफरेंट देखोगे वहां पे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो पहला पॉइंट है कि ये क्या दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल। अब जैसे आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, एस ब्लॉक में क्या होता है, जो एलिमेंट्स हैं वो दिखाते हैं फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो है अल्कली मेटल्स वो दिखाते हैं सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सोडियम +1, पोटेशियम +1, उसके बगैर कुछ नहीं दिखाते हैं। जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स वहां पे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो दिखाते हैं ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक मैग्नीशियम +2, आपका कैल्शियम वहां पे है +2। लेकिन जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या दिखाते हैं, दे शो, ये भी मेटल्स हैं बट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका रीजन क्या है, ये क्यों दिखाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? इसका रीजन है, ये आप याद रखोगे यहाँ पे रीजन क्या है इसका। अगर आपको पता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डी सबशेल, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एंटर होते हैं पेनल्टीमेट डी सबशेल में, n-1 डी सबशेल। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1 डी सबशेल,
n-1 d सबशेल। और उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन है n-1 d सबशेल से पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होते हैं, ns सबशेल में, ठीक है। पहले तो इलेक्ट्रॉन एंटर होता है इनटू ns सबशेल, ns सबशेल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होते हैं, n-1 d सबशेल। तो आपको पता है, ये मैंने आपको इससे पहले भी बोला है, जो n-1 d सबशेल होता है, n-1 d सबशेल और ns सबशेल, इनकी जो एनर्जी डिफरेंस होती है, इन दो सबशेल्स की जो एनर्जी डिफरेंस होती है वो कम होती है। देयर इज लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ns सबशेल एंड n-1 d सबशेल। उससे क्या होगा, जब इनकी एनर्जी डिफरेंस कम होगी, इसका मतलब ये है दोनों सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। बॉन्ड बनाने के टाइम ये इलेक्ट्रॉन्स भी, इसके इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो सकते हैं, इसके ऑर्बिटल्स भी यूटिलाइज हो सकते हैं, इसके ऑर्बिटल्स भी यूटिलाइज हो सकते हैं। सो ये क्यों यूटिलाइज हो सकते हैं दोनों, ये क्यों पार्ट ले सकते हैं बॉन्डिंग में, बिकॉज इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो उतनी ज्यादा नहीं है, वो कम है। इसका मतलब ये और ये आराम से वहां पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विद द रिजल्ट जब इसके भी वहां पे ऑर्बिटल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन वहां पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि इनकी टेंडेंसी फिर बढ़ जाती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की। सो रीजन क्या है, हमने पहले कहा ये दिखाते हैं वेरिएबल स्टेट। रीजन क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ स्मॉलर एनर्जी डिफरेंस, smaller energy difference between ns and n-1 d इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इनके ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंस कम होती है, तो उससे क्या होगा, ड्यू टू विच electrons of both the subshells can easily take part in bond formation, तो जब ये दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, उससे क्या होता है, उससे चांसेस ये होते हैं कि वहां पे डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट्स आ सकती हैं, ठीक है। तो ये तो था जनरल, पहले क्या मतलब इनकी टेंडेंसी होती क्या है, ये दिखाते हैं वेरिएबल स्टेट। अब उसका आप एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद रीजन क्या है, रीजन ये है कि इनके जो सबशेल्स हैं ns और n-1 d, उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है उन ऑर्बिटल्स की डिफरेंस बहुत कम होती है, उन सबशेल की डिफरेंस बहुत कम होती है। विद द रिजल्ट दोनों वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे इन ऑक्सीजन स्टेट्स में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, वो क्या है देखिए आप। अब जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है इनकी, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अगर जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इनमें, इसमें आप पहला पॉइंट याद रखोगे, जब आप आते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए गिवन ट्रांजिशन सीरीज, उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो जाती है। पहले आप देखोगे ऑक्सीजन स्टेट वो दिखाएगा स्कैंडियम, क्या क्या दिखाएगा वो हम देखेंगे अभी। उसके बाद टाइटेनियम, वो उससे ज्यादा दिखाएगा स्टेट्स वेरिएबल। फिर आपका आता है वहां पे वेनेडियम, उससे ज्यादा, क्रोमियम उससे ज्यादा, मैग्नीज उससे ज्यादा। तो जब आप आएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स हैं वो क्या होती हैं, वो इंक्रीज हो जाती हैं, दिखाते हैं ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल। उसके बाद जब आप आओगे फ्रॉम मिडल टू द एंड ऑफ सीरीज, फिर वहां पे वेरिएबल ऑक्सीजन क्या दिखाते हैं, वो कम दिखाते हैं। सो पहला पॉइंट है द नंबर ऑफ oxidation states, the number of oxidation states increases up to the middle, of the series and then decreases, ठीक है। पहले यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट जो है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है मिडिल तक, उसके बाद क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन देखिए आप। सपोज हमारे पास है वी हैव स्कैंडियम, ठीक है, उसके बाद वी हैव टाइटेनियम, देन वी हैव वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। अब स्कैंडियम जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इट इज आर्गॉन 4s2 3d1, ठीक है, या 3d1 4s2। इसका यहाँ पे होगा आर्गन तो सब में है, अब मैं लिखूंगा सिर्फ ये 4s2 3d2, 4s2 3d3, then 4s1 3d5,
we have 4s2 3d6, 4s2 3d5, then 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10 और इसमें है 4s2 3d, ठीक है। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जरा देखिए आप, अगर यहाँ पे हम कहते हैं जो वेरिएबल स्टेट है इसमें d इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, n-1d और ns इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या क्या स्टेट पॉसिबल है, क्या क्या स्टेट पॉसिबल है। ये हो सकता है कि जो अगर सिर्फ आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे पहले इस 4s ऑर्बिटल से, तो अगर इसके दो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ इसके दो, उस टाइम जो ऑक्सीजन स्टेट आएगी दैट विल बी +2, ठीक है। अब अगर इसके दो भी आएंगे, इसका एक भी आएगा, सो उस टाइम स्टेट क्या होगी, दैट विल बी +3, ठीक। अब यहाँ पे आइए आप टाइटेनियम पे, इसमें क्या होगा, मिनिमम हो सकता है +2, सिर्फ इसके दो, उसके बाद इसके दो और इसका एक, सो इट विल बी +3, देन 2 ऑफ दिस 4s इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 3d इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बनेगा, इट विल बी +4। तो ये स्टेट्स आ सकती हैं। इसका मतलब है पहले सिर्फ +2 और +3 था, फिर +2 +3 +4, ये ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। इसके केस में इट विल बी +2 +3 +4 एंड +5। +5 कैसे, जब ये भी दो होंगे और ये तीन भी आएंगे बॉन्डिंग में। इसके बाद इसका जो मिनिमम आएगा दैट विल बी +1, उसके बाद +2 +3 +4 +5 +6 तक, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये है इसमें मिनिमम होगा +2, देन +3 +4 +5 +6 एंड +7, ठीक। फिर यहां से क्या होता है, यहां से फिर डिक्रीज हो जाती है स्टेट यहां पे डिक्रीज। आप यहां पे मिनिमम तो होगी +2 ही, फिर आप ऐसे नहीं करोगे 2 to 6, यहाँ पे आप 8 करोगे तो 8 तक आप करोगे इंक्रीज ना, ऐसे नहीं है। इट इज +2 +3 +4 +5 +6। मैक्सिमम जो स्टेट है इसकी +6, और वो भी अनस्टेबल स्टेट होती है, बहुत रेयर होती है। तो मोस्टली आप देखोगे आयरन +2 और +3 स्टेट में। सो ऐसे फिर कोबाल्ट जो है +2 +3 +4, यहाँ पे +2 +3 +4, यहाँ पे +1 +2 और जिंक दिखाता है सिर्फ क्या, +2। तो आपने यहाँ पे देखा जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे +2 +3 देन 4 तक 5 तक 6 तक 7 तक, मींस जो मिडिल ऑफ ट्रांजिशन सीरीज है, मिडिल ऑफ ट्रांजिशन सीरीज यहाँ तक के नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, जब ये जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं, पहले वाले एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल स्कैंडियम है आपका, टाइटेनियम है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन से लूज किए या 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसकी स्टेट क्या आ जाती है, +2 और +3। फिर यहाँ पे अब आपको पता है मतलब 3 तक इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, 4 तो मुश्किल है, 5 तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे अब ये क्या करते हैं, जो हायर स्टेट्स होती हैं, लोअर स्टेट्स जब होंगी, लोअर स्टेट्स +1 +2, इस केस में जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हायर स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल +4 है, +5 है, +6 है, +7 है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं होते हैं, वहां पे ये शेयर होते हैं, वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग ये बनाते हैं। तो इस केस में अब यहाँ पे इनके पास जो है, इसके पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में, 2 इलेक्ट्रॉन्स डी में, मींस वहां पे ऑर्बिटल्स जो हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं उसके पास 3। अगर आपको पता है जब हम D2 की बात करेंगे, सपोज ये आपका डी सबशेल है 1 2 3 4 एंड 5, जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 and 2, इसका मतलब यहाँ पे इसके पास 3 ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं। तो ये 3 ऑर्बिटल्स जो है ये यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे शेयरिंग हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास जब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में, तो यहाँ पे भी इसके पास ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो शेयरिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। इसमें आपके डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इजीली वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू शेयरिंग। ये भी शेयर करेगा, ये शेयर करेगा, ये शेयर करेगा, ये शेयर करेगा, ये शेयर करेगा, ठीक है। मगर फिर जब आप आते हो D6 में, D6 के केस में अब यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो गई, 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे आप देखोगे पेयरिंग से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम। इसका मतलब है अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए वो कम है, बिकॉज ये पेयर्ड है तो ये तो बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब ये बॉन्ड बना सकते हैं, सो इसका मतलब है कम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए। फिर जितना आप यहाँ पे चलोगे राइट की तरफ उतना पेयरिंग ज्यादा होगी, मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर उतना कम हो जाएगा। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर उतना ही कम हो जाएगा, मींस उतने ही कम वहां पे क्या बन सकते हैं बॉन्ड्स, उतने ही कम वहां पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर आप जिंक के केस में देखोगे, जिंक के केस में आपका डी सर्कल पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, इस वहां पे सिर्फ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे लूज हो जाते हैं। इसका मतलब वहां पे स्टेट क्या आ जाती है, +2। सो आप याद रखोगे
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले वहां पे इंक्रीज हो जाती है अप टू मिडल, उसके बाद क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब मैंने आपको कहा रीजन ये है, पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज हो जाते हैं, उसके बाद शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग के लिए वहां पे आपके पास होने चाहिए अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब मिडल तक वो ज्यादा होते हैं तो वहां पे बॉन्ड्स बन सकते हैं, उसके बाद उनका नंबर कम होता है तो उसके बाद स्टेट भी क्या होती है, कम। अब इसमें आप एक पॉइंट याद रखोगे, जो मैक्सिमम स्टेट है, मैक्सिमम स्टेट कोई एलिमेंट क्या दिखाता है इस सीरीज में, दैट इज +7, ठीक है। सो यहाँ पे आप याद रखोगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, maximum oxidation state shown by an element, shown by an element in 3D series, in 3D series। 3D सीरीज में जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है, इसमें जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, दैट इज +7, और वो कौन दिखाता है, इट इज शोन बाय मैंगनीज, ठीक है। लाइक आपको पता है कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, KMnO4, इसमें इसकी स्टेट क्या है, +7, ठीक है। तो ये तो हो गया इसमें 3D सीरीज में। अगर आप पूरे डी ब्लॉक में देखोगे, वहां पे जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक, वो दो एलिमेंट दिखाते हैं, कौन कौन सा, एक है रुदीनियम और दूसरा है ऑस्मियम। ये दोनों क्या दिखाते हैं, दे शो +8। सो +8 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है पूरे डी ब्लॉक में। लेकिन अगर आप बात करोगे 3D सीरीज में, तब क्या है, +7, दैट इज शोन बाय मैंगनीज, ठीक है। तो ये हो गया आपको पहला पॉइंट इसमें, कि जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो इंक्रीज होती है अप टू मिडल, उसके बाद वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, देन वी हैव वन मोर पॉइंट, दैट इज, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट दो टाइप की हो सकती है, एक है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मिनिमम का मतलब यहाँ पे इसकी +2 है मिनिमम, इसकी +2, +2, +1, +2, +2 एटसेट्रा। अब जो मैक्सिमम है, इसकी +3 है, इसकी +4 है, इसकी +5, इसकी +6, इसकी +7। सो आप याद रखोगे यहाँ पे जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ गिवन ट्रांजिशन सीरीज, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन। जितने s सब शेल में, जो वैलेंस शेल का s सब शेल होगा, उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही होगी मिनिमम स्टेट। लाइक यहाँ पे s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे s में है 2, तो ये +2। यहाँ पे s में है 1, तो ये +1, ठीक है। यहाँ पे s में है फॉर एग्जांपल 2, तो ये +2। यहाँ पे s में है 2, तो +2। यहाँ पे s में है 1, तो +1। सो मिनिमम स्टेट होती है इक्वल टू नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स। और जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, maximum oxidation state, it is equal to number of ns electrons, number of ns electrons plus number of n-1 d electrons, ns electrons and n-1 d आप ऐड कर सकते हैं। एक तो आपको ये s के करने हैं ऐड और d के ऐड करने हैं मैक्सिमम के लिए। तो ये 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6, 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7। बट ये जो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा सिर्फ अप द मिडल ऑफ सीरीज, उसके बाद ये अप्लाई नहीं होता मैक्सिमम के लिए, बिकॉज ये 2 + 6 क्या आ जाएगा, 8 तो आयरन दिखाता नहीं है। सो आप याद रखोगे जो मैक्सिमम स्टेट है, मिनिमम तो होगी नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स, पूरी सीरीज के लिए अप्लाई होगी। मैक्सिमम जो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन्स। बट ये अप्लाई कहां तक होता है, इट इज ओनली अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज, मिडल ऑफ सीरीज, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया ये। अब इसके बाद इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो सबसे कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज। इसमें सबसे कॉमन स्टेट जो है वो आप देखोगे वो सबसे स्टेबल भी है। ये +2 सारे दिखाते हैं, +2 +2 +2 +2 +2 तो सारे दिखाते हैं, एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम के केस में जो +2 ये क्या होती है, इट इज अनस्टेबल, ठीक है। स्कैंडियम की स्टेबल कौन सी होती है, +3 स्टेट। सो आप याद रखोगे सबसे कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +2, ठीक है। +2 होती है सबसे स्टेबल एक्सेप्ट स्कैंडियम, एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम क्या दिखाता है, +3 सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी आप याद रखोगे, वो ये है कि
किसी भी गिवन ट्रांजिशन सीरीज में आप याद रखोगे जो लोअर स्टेट्स होती हैं, लोअर स्टेट मींस +2 या +1, ये जब ये मतलब स्टेट दिखाएगा एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में, उस टाइम वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आयोनिक, वो बॉन्ड क्या होगा उस टाइम आयोनिक। लेकिन जब हायर स्टेट्स हैं, लोअर का मतलब है +1 या +2, बिकॉज उतने इलेक्ट्रॉन तो लूज हो सकते हैं, लेकिन जब हायर स्टेट होगी मींस +4 होगा, +5 होगा, +6, +7, इतने इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं होंगे, उस टाइम जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, कोवेलेंट। सो आप याद रखोगे compounds in lower oxidation states वो क्या होते हैं, they are ionic, but compounds in higher oxidation states वो क्या होते हैं, they are covalent, वो क्या होते हैं, कोवेलेंट। ठीक है, अब उसके बाद एक और पॉइंट इसमें आ रहा है, दैट इज अब जो ये एलिमेंट्स हैं जब ये हायर ऑक्सीजन स्टेट दिखाएंगे, हायर ऑक्सीजन स्टेट के केस में आपको याद रखना है जो ये एलिमेंट्स होंगे ये बॉन्ड बनाएंगे उस एलिमेंट के साथ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। जब ये कंपाउंड्स हायर स्टेट में होंगे, हायर स्टेट में ये कंपाउंड्स बनाएंगे उन एलिमेंट्स के साथ जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, मींस +6 या +7 ये तब बनाएंगे जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होंगे। ठीक है, बिकॉज उतनी स्टेट जब ये उतने इलेक्ट्रॉन वहां पे शेयर कराएंगे तो कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो उतने इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे क्या फिर वहां पे होल्ड कर सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ज्यादा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, कंपाउंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स are formed with highly electronegative elements, और आपको पता है कौन सा है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लाइक आपको पता है ऑक्सीजन है या फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे एक मैंगनीज का एक कंपाउंड है KMnO4, ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें ये +7 स्टेट है, तो ये किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। अगर आप यहाँ पे इसका आयन भी दिखाओगे, इट इज MnO4- परमैंगनेट आयन, तो किसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे है Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन, इसमें क्रोमियम की स्टेट जो है इट इज +6, किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें आप याद रखोगे जो ये हायर स्टेट्स हैं किनके साथ होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। फिर इसके बाद एक और पॉइंट है, वो यह कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स इस ट्रांजिशन सीरीज में ऐसे हैं जो कंपाउंड्स बनाते हैं, वहां पे उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है दैट इज जीरो ऑक्सीजन स्टेट। तो वो आप देखोगे इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, सम एलिमेंट्स शो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0 in some of their compounds, एग्जाम्पल निकल, ठीक है, कंपाउंड निकल का एक है NiCO4 टेट्राकार्बोनाइल निकल, CO यहाँ पे है कार्बन मोनोऑक्साइड, टेट्राकार्बोनाइल निकल, इसमें जो निकल की स्टेट है वो क्या है, इट इज 0। ठीक है, ऐसे ही आपका है FeCO4 पेंटाकार्बोनाइल आयरन, ठीक है, इसमें जो इसकी आयरन की स्टेट है दैट इज 0। सो कुछ एलिमेंट्स आप ऐसे भी देखोगे जहां पे उनकी स्टेट क्या होती है, 0 किसी कंपाउंड में। ठीक है, फिर इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है दैट इज, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है किसी ऑक्सीजन स्टेट में वो ये है, अगर आपको याद होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दिखाते हैं वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स, वेरिएबल, लाइक हमारे पास है एक एलिमेंट है सपोज Pb, ठीक है, लेड जो है ये कंपाउंड बनाता है, एक कंपाउंड इसका है PbO2, एक कंपाउंड है PbO। इस Pb में इसकी स्टेट जो है इट इज +2 और इसमें है +4। ठीक है, उसके बाद एक और हमारे पास एक एलिमेंट है सिलिकॉन SiCl4, ठीक है, एक एलिमेंट इसका है। इसके बाद एक और एलिमेंट इसका है SiH4, ठीक है, SiH4, और एक और है इसका SiCl2।
इसमें अगर आप देखोगे सिलिकॉन जो है दिखाता है +2, ठीक है। यहाँ पे आप दिखाओगे सिलिकॉन दिखाता है +4 और यहाँ पे क्या दिखाता है, यहाँ पे +4 दिखाता है, यहाँ पे दिखाता है +4। सो इसमें आप देखोगे +4 इसमें +2, इसमें +4 इसमें +2। इसका मतलब ये हुआ जो ये एलिमेंट्स हैं, जो ये एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक के, इनमें जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं वो जनरली डिफर करती हैं बाय 2 यूनिट्स, वो जनरली डिफर करती हैं बाय 2 यूनिट्स। एग्जांपल एक और मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे वी हैव आयोडीन। आयोडीन बनाता है एक कंपाउंड है IF3, एक कंपाउंड है IF5, एक कंपाउंड है IF7, ठीक है। इसमें आयोडीन की स्टेट है +3, इसमें है +5, इसमें है +7। इसका मतलब यहाँ पे 3, 5, 7 तो डिफर करते हैं बाय 2 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन जो आप देखोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने देखा वहां पे जो स्टेट्स हैं वो डिफर करती हैं बाय 1 यूनिट। सो आप याद रखोगे यहाँ पे द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, डिफर बाय यूनिटी, ठीक है, मींस 1 यूनिट in transition elements, in transition elements, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट इसमें आ रहा है, दैट इज स्टेबिलिटी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब जो स्टेबिलिटी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किस कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी कम होगी। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सपोज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा एग्जांपल से। हमारे पास है टाइटेनियम, ये दिखाता है +2b, और टाइटेनियम जो ये दिखाता है +4b, ठीक है। अब इन दो में कौन स्टेबल होगा ज्यादा, आपको पता होना चाहिए। टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम एलिमेंट, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज ऑर्गन, ठीक है। देन वी हैव 4s2 3d2। जब ये +2 होगा, +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे 4s से, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी इट विल बी आर्गन 3d2, ठीक है। +4 का मतलब इसने ये दो भी बॉन्डिंग में वहां पे इसने पार्टिसिपेट किया होगा और इन दो ने भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया होगा। तो इसका मतलब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी इट विल बी आर्गन 3d0, ठीक है। अब 0 में कुछ है ही नहीं, तो हम 3d0 को वहां पे फिर ओमिट भी कर सकते हैं। सो हम इन अदर वर्ड्स ऐसे कहेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो होगी आर्गन की। तो जरा देखिए आप, इन दो में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मींस ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है ज्यादा स्टेबल है, मींस ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज्यादा स्टेबल। सो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, इसका मतलब है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे लिखना चाहेंगे, सपोज वी हैव मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर है वो आपको पता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इट इज ऑर्गन 4s2 3d5, 4s2 3d5। अब इसकी मैं दिखाऊंगा दो स्टेट्स। एक स्टेट इसकी है सपोज वी हैव Mn2+ और एक स्टेट है सपोज Mn4+। अब इन दो में कौन है ज्यादा स्टेबल, Mn2+ का मतलब है इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज किए होंगे। सो कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 3d5, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 3d3, बिकॉज इसके दो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे 3d3 है। अब आपको यहाँ पे इसकी है, अब यहाँ पे आप देखोगे 3d3 और 3d5 में कौन स्टेबल है ज्यादा, आपको पता है 3d5 ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है आयरन जो मैंगनीज 2+ है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू मैंगनीज 4+, ठीक है। सो ये हो गया आपको स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे आप डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। लास्ट एग्जांपल वो आप खुद भी फिर गेस कीजिए थोड़ा, Fe2+ और Fe3+। आयरन +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है। अब इसमें आप याद रखोगे आयरन जो है, आयरन इन एटॉमिक स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी है इट इज आर्गन 4s2 3d6। अब जब +2 होगा मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, सो कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 3d6। जब +3 होगा मींस इसके 2 होंगे और इसका 1 होगा बॉन्डिंग में, सो कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 3d5। और आपको पता है 3d5 एग्जैक्टली हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है इससे, so Fe3+ ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू Fe2+। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसके साथ ही जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बारे में हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करने थे वो हमने किए। इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ पे हमें देखना है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या इनके कंपाउंड्स जो है उनका बिहेवियर क्या होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। अगर आप इनको प्लेस करो मैग्नेटिक फील्ड में, इनका बिहेवियर क्या होता है, क्या इनमें कोई चेंज आ जाती है वहां पे कि इन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है।
इसमें आप याद रखोगे बिकॉज ये मेटल्स होते हैं सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनका जो बिहेवियर है मैग्नेटिक फील्ड में जनरली मोस्टली ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक जिनको हम ऑन द बेस ऑफ देयर बिहेवियर हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन applied magnetic field, in applied magnetic field ये होते हैं दो टाइप्स के, एक जिसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक अब पैरामैग्नेटिक का मतलब आपको पता है, आपने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा होगा, ये 11th में भी पढ़ा है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है विच इज वीकली अट्रैक्टेड in a magnetic field, ठीक है। अब जो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है एलिमेंटल फॉर्म में या इनके कुछ कंपाउंड्स भी, ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब ये पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं? पैरामैग्नेटिज्म आपको पता है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी सब्सटेंस में, तो वो क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हम नाम देते हैं फिर पैरामैग्नेटिक। अब जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, बिकॉज आपको पता है इनमें भी होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें क्या आता है, इनमें आता है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म कहां से आता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स रादर, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो ये मैग्नेटिक कैरेक्टर है इनका, जो ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, इसको हम, आपको पता है मैग्नेटिक कैरेक्टर देखने के लिए एक फैक्टर होता है, एक सबस्टेंस में कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर, कितना पैरामैग्नेटिज्म है, उसको मेजर करने के लिए एक फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये पैरामैग्नेटिज्म जो है, इसको भी हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए फैक्टर कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट से इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको हम लिखते हैं ऐसे म्यू या म्यू इफेक्टिव, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन्स को हम Bm लिखते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे n है, ये n क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है। जो n है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी सबसेल में इसके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ये n का वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। अब फिर जब n का वैल्यू होगा, फिर आप वहां पे आराम से निकाल सकते हैं पैरामैग्नेटिज्म। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n आपका 1 है, हम एग्जांपल लेंगे, वी हैव टाइटेनियम 3+, ठीक है। टाइटेनियम 3+ की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज 3d1, ऑर्गन 3d1। अब 3d1 का मतलब है, आपको पता है, ये डी सबसेल है, 1 2 3 4 एंड 5 मींस 3d1। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, इट इज n का वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो जब n का वैल्यू 1 होगा, सो म्यू आपका जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 2, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, तो मतलब हुआ 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब अगर n का वैल्यू 2 होगा, सपोज n का वैल्यू 2 है, इफ n इज इक्वल टू 2, तो जब n का वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये वैल्यू और बढ़ जाएगा। सो इट विल बी, जो म्यू होगा आपका, इट विल बी अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। 2 प्लस 2 4, 4 2 8, इट इज अंडर रूट ऑफ 8, तो ये आता है 2.83 बोहर मैग्नेटॉन्स। इसका मतलब ये है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू जो था, इट वाज 1, यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, वो आएगा 2। अब जितना ये n का वैल्यू इंक्रीज होगा, उतना उतना पैरामैग्नेटिज्म भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका n का वैल्यू 3 होगा, तो जो म्यू है, इट इज इक्वल टू 3.87 बोहर मैग्नेटॉन्स, ठीक है। अगर आपका n का वैल्यू 4 है, तो जो म्यू है वहां पे, म्यू जो है वहां पे, इट इज 4.89 बोहर मैग्नेटॉन्स, ठीक है। अगर आपका ऐसे ही n इज इक्वल टू 5 है, तो जो म्यू होगा वहां पे, इट इज इक्वल टू 5.92 बोहर मैग्नेटॉन्स। तो इसका मतलब आप देखेंगे यहाँ पे n1 का मतलब वहां पे 1.73, फिर 2.83, फिर ऐसे 3.87, 4.85। तो एक और चीज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से आपको भी पता चलेगा, वो ये है कि जो ये बोहर मैग्नेटॉन का वैल्यू यहाँ पे दिया होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, पॉइंट के बाद आप छोड़िए, जो पॉइंट से पहले है, इस पॉइंट से पहले यहाँ पे जो नंबर होगा, जो डिजिट होगा, इसका मतलब उतने ही उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जरा देखिए, यहाँ पे 1 है, मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1। यहाँ पे 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं।
यहाँ पे ये 3 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 है, यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4, यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5। अब 6 तो आपको पता है 6 तो होंगे नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज जब D6 कॉन्फ़िगरेशन होगी, सपोज हम लेंगे यहाँ पे D6 कॉन्फ़िगरेशन, D6 आपको पता है, सपोज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा D6 कॉन्फ़िगरेशन, D6 कुछ ऐसे होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। मींस यहाँ पे n जो है, n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, n यहाँ पे सिर्फ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड यहाँ पे कितने हैं? अनपेयर्ड यहाँ पे है 4, अनपेयर्ड यहाँ पे है 4, ठीक है। सो अब जब अनपेयर्ड 4 है, इसका मतलब आपको पता है वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, दैट विल बी 4.89 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। अब ये बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है? बोहर मैग्नेट्रॉन, ये असल में बोहर मैग्नेट्रॉन होता है यूनिट इसका जो वैल्यू है, इट इज इक्वल टू EH डिवाइडेड बाय 4 पाई mc, EH by 4 by mc। जो यहाँ पे E है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, M यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और C है यहाँ पे इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आप फिर एक्चुअल मोमेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जनरली इसको मेजर किस में करते हैं? बोहर मैग्नेट्रॉन्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपको पैरामैग्नेटिज्म। तो आप याद रखोगे इनमें मोस्टली कंपाउंड्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स भी और एलिमेंटल फॉर्म में भी। और फिर पैरामैग्नेटिज्म आता कहां से? इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनप्योर डी इलेक्ट्रॉन्स। अब जितना इन अनप्योर डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होगा, उतना ही जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर वो भी क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा। इसके बाद कुछ होते हैं यहाँ पे जो होते हैं डायमैग्नेटिक, वो हम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड कैटेगरी, दैट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है विच आर वीकली रिपेल्ड, in a magnetic field, weakly repelled in a magnetic field। अब ये weakly repelled क्यों होते हैं? बिकॉज इनमें होते हैं all paired electrons, ठीक है, या हम कहेंगे यहाँ पे just because of all paired electrons, all paired d electrons, या हम ऐसे भी कह सकते हैं absence of unpaired d electrons। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर सारे इलेक्ट्रॉन पियर्ड होंगे या वहां पे कोई भी अनपियर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो जो कंपाउंड होगा या एलिमेंट होगा वो क्या होगा वहां पे? डायमैग्नेटिक। एग्जांपल वी हैव सिकेंडियम 3+, ठीक है। सिकेंडियम 3+ की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज ऑर्गन, बस वहां पे 3d 0 आता है, ठीक है। सो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 0। जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू इफेक्टिव, ये भी क्या आएगा यहाँ पे? 0, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। ऐसे हमारे पास है जिंक 2+ स्टेट में, तो 2+ स्टेट में इट इज ऑर्गन, ठीक है। देन वी हैव 3d10। अब 3d10 आपको पता है इट इज लाइक दिस, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मींस अगेन n का वैल्यू 0, तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू जो होगा इट इज अगेन इक्वल टू 0। तो आप याद रखोगे कुछ सबस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो डायमैग्नेटिक भी होंगे, वो कौन से सबस्टेंसेस होंगे? जहां पे अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और इसमें फिर एक कैटेगरी आप देखोगे वहां पे कुछ एलिमेंट्स में, उनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उनमें एक वहां पे डोमेन्स होते हैं, एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट होता है, एक रेगुलर अलाइनमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और वो उनमें स्ट्रांगली अट्रैक्शन होता है फिर मैग्नेटिक फील्ड में। वो किसमें होता है? आयरन है, कोबाल्ट है और निकल है, इनमें होता है। जब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। तो वो फेरोमैग्नेटिज्म किन में होता है? आयरन, कोबाल्ट और निकल में। बाकी आप देखोगे मोस्टली वहां पे क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बाकी प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।